नमस्कार साथियों, मैं ईरा जौहरी। आज एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मैंने जब से इसको पढ़ा था तब से सोच रही थी कि मैं इसको सुनाऊं। बहुत अच्छी लगी थी, दिल को छू गई वो कहानी थी। भावनात्मक, प्रेम, त्याग और पारिवारिक मूल्यों की पराकाष्ठा से भरपूर कहानी है ये। और इस कहानी को लिखा है वरिष्ठ साहित्यकार पूर्णिमा राघव शर्मा जी ने लिखा है। मैं इनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो कहानी आप भी सुनिए और बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। तो पूर्णिमा राघव शर्मा जी की कहानी है ये। कहानी का नाम शीर्षक है शुभदा। शुभदा दी। ये इन्होंने शुभदा दी के ऊपर लिखी एक कहानी का नाम ही इन्होंने दिया है। तो कुछ इस प्रकार है कहानी। शुभदा दी। फेसबुक पर अपनी बचपन की सहेली को सर्च कर रही थी अनुराधा सिंघल, लेकिन काफी देर तक देखने पर भी वो नहीं मिली। अब लड़की की शादी के बाद उसका सरनेम बदल जाता है, तो पता नहीं अब क्या लगाती होगी। सी ऑल में हर एक के डिटेल तलाशने लगी। शहर का नाम, स्कूल का नाम। उम्मीद थी शायद मिल जाए। करीब 8 लड़कियों को अच्छी तरह खंगाल डाला। थक हार कर अपनी वॉल पर वापस आने को ही थी, तभी अचानक एक चेहरे पे नजर टिक गई। बहुत पहचाना सा चेहरा लगा। अनुराधा लाल चंदानी। इस सरनेम की तो मेरी कोई सहेली, पड़ोसन या जान पहचान का परिवार नहीं रहा। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी कोई अनुमान न लगा सके। मेरे साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे एक बार के देखे जिंदगी में कभी नहीं भूलते, लेकिन नाम पर सुई अटक जाती है। यह पहली बार नहीं था। कभी ट्रेन में, तो कभी बस में या कि सिनेमा हॉल की कोई बड़ी आत्मीयता से मिलता है। हम बात भी करते हैं, लेकिन मनी मन मनाती हूं कि कहीं यह न पूछ ले पहचाना आपने, क्योंकि तब तक मेरे दिमाग की बत्ती गुल हुई रहती है। घर जाकर कई दिनों तक दिमाग की वर्जिश करनी पड़ती है, तब जाकर उसका नाम याद आता है। दूसरे दिन फिर उसी तस्वीर पे आंख अटक गई। बड़ी ही उलझन होती है जब प्रयास करने पर भी कुछ याद नहीं आए। अब फोटो की अनुराधा की प्रोफाइल फिर से खोली। मैडम लंदन में है, आजकल फ्रॉम अंबाला। अचानक कुछ याद आने लगा। मेरी मरहूम दीदी के जेठ अंबाला में ही सेटल हुए थे और उनकी 2 लड़कियां भी थीं। बड़ी को हम अनु पुकारते थे। शायद पूरा नाम अनुराधा ही हो। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वह दूसरे दिन एक्सेप्ट भी कर ली गई। फिर इनबॉक्स में जाकर बात की तो मेरा अनुमान सही निकला। वो शुभदा दी के जेठ की बड़ी बेटी ही थी। सब कुछ पता चलने पर यादों के जंगल में विचरने पहुंच गई थी मैं। हाँ, यादों के जंगल ही कहूंगी, क्योंकि उन दिनों की कोई याद सुखद नहीं थी। जैसा कि घर के बगीचे की होती है, निरे कांटे, उनकी तीखी चुभन, जिसका एहसास मुझे आज भी है। हमारे पूरे परिवार में शुभदा दी सबसे ज्यादा सराही जाती थी। वह पहली एमए पास लड़की थी। नाना जी जब भी चिट्ठी भेजते तो पते में उनके नाम के आगे एमए लिखना नहीं भूलते थे।
बड़ा फख्र था उन्हें दी पर। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, दी सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ खाना भी इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि मैं स्कूल के लिए लंच उनसे ही बनवाती थी और इसके लिए उनका कोई भी काम सहर्ष करती थी। बुनाई में इतनी होशियार थी कि 1 फीट की दूरी में बस या ट्रेन में बैठी दी सामने या बगल में बैठे हुए के स्वेटर का डिजाइन हूबहू उतार लाती और 4 दिन में किसी भी बच्चे बड़े का स्वेटर तैयार हो जाता। उन्होंने बाजार से खरीदकर किसी को उपहार नहीं दिया, हमेशा अपने हाथ का बना कढ़ा या सिला कपड़ा देती थी। उस जमाने में रेडीमेड कपड़ों का चलन भी कम था, दुकानें भी कम, महंगे इतने कि आम आदमी लेने से पहले 10 बार सोचे। यहाँ के किसी के यहाँ बच्चा हो तो छोचक के कपड़ों का जिम्मा शुभ दी का, शादी हो तो नए डिजाइन दी ही बना बना बताती थी। मेरे जन्मदिन का सूट सिलकर नए डिजाइन से काट कर देना कभी नहीं भूली दी। मेरी तो अपनी सहेलियों के बीच इस बात की धाक जमी रहती थी। अपने हुनर को कभी व्यापार नहीं बनाया दी ने, वरना तो कभी लखपति बन गई होती। बस एक आत्मीय सुकून मिलता था उन्हें दूसरों की खुशी देखकर। माँ को लगता था इतनी बूढ़ी लड़की को ससुराल में कोई कष्ट होगा ही नहीं। मुझे मस्ती करते देख दी का उदाहरण देती, कहती काम प्यारा होता है चाम नहीं। दी जब कभी सभी काम कर लेती थी तो मुझे और आलस आता था और मैं इन कामों से दूर अपनी पढ़ाई में थोड़ा रसोई के काम में हाथ बटाती थी। दी के लिए योग्य लड़का ढूंढा जा रहा था। हमारी एक पड़ोसन ने एक आर्मी के डॉक्टर का रिश्ता बताया। दोनों परिवार मिले एक पार्क में। महिलाओं और पुरुषों में बातें होती रही। मुझे दी और उस डॉक्टर को छोटे भाई के साथ कुछ देर के लिए अलग छोड़ दिया गया कि ठीक से देख लें, चाहे तो बात भी कर लें। दी तो संकोच के मारे ज्यादा नहीं बोली, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब का तगड़ा इंटरव्यू लिया। 15 मिनट बाद सबने ठेले वाले से चाट खरीद कर खाई। फिर बाद में मिलने की और जवाब देने की बात कहकर उनका परिवार विदा हुआ। बातचीत से लग रहा था कि उन्हें दी व हमारा परिवार पसंद है और रिश्ता हो ही जाएगा। उसके अगले दिन उस परिवार के मुखिया यानी डॉक्टर के पिताजी का फोन आया, जो हमारे पिताजी ने उठाया। थोड़ी देर बात हुई, पिताजी ने जवाब देंगे कह के फोन रख दिया। हम सबकी उत्सुकता को टाल दिया और कुछ देर बाद माँ से उनकी खिन्नता की वजह पता चली तो उत्साह पे पानी फिर गया। उन्होंने कहा लड़की पसंद है, लेकिन बड़ी नहीं, छोटी बेटी। मुझे इतनी लज्जा आ रही थी खुद पर कि कब धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसा कैसे सोच लिया उन्होंने। एक तो मैं दी से 8 साल छोटी, तब 12वीं का इम्तहान दे कर चुकी थी। लड़के के 10 साल छोटी, दूसरे कपड़ा लत्ता खरीदने आए थे कि यह नहीं हो वह वाला। लज्जा क्रोध किसका भाव ज्यादा था पता नहीं, लेकिन मैं कांपने लगी थी। घर में 2 समूह बन गए थे। एक का मत था अगर छोटी को पसंद किया है तो अच्छा रिश्ता छोड़ना नहीं चाहिए, शुभ के लिए दूसरा देख लेंगे। दूसरे का मत था ऐसा किया तो शुभ दी के लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। जवाब देने से पहले मुझसे अकेले में पूछा गया तो मैं विफर गई। माँ पा उन्होंने ऐसा कैसे सोचा। उनसे पूछो, अगर हम कहें कि हमें डॉक्टर नहीं उसका छोटा भाई पसंद है तो रिश्ता करेंगे। यह नहीं सोचा जिसे देखने आए उस पे क्या बीतेगी। तुम अभी मना करो। दी की बुझी हुई आंखें मेरे जहन में चुभ रही थीं। उस रिश्ते के लिए तो मना कर ही दिया गया। साथ ही अब यह भी निश्चय किया गया कि आगे से कोई लड़का देखने आएंगे तो मुझे घर छोड़कर। डॉक्टर के प्रकरण के बाद दीदी बड़े भैया के साथ गाजियाबाद चली गई थी और मैं अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लग गई। फरवरी में भैया के पत्र से पता चला कि दिल्ली में एक परिवार में दी की शादी की बात चल रही है। लड़का यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर है। परीक्षा के लिए माँ पिताजी को बुलवा लिया था और शादी मार्च के अंत में रखी गई थी। शादी के बाद दी बहुत खुश थी, यह पगफेरों पर ही पता चल गया था। चेहरे की लुनाई बढ़ रही थी, बहुत निखार आया था रूप पर।
बात बात पे दी का खिलखिलाकर हंसना, अकेले में गुनगुनाते रहना, बन सवर कर तैयार होना। छुट्टियों में दी 15 दिनों को आती थी और हम मौज मस्ती करते थे। बेटी शादी के बाद सुखी है ये देखकर माँ बहुत खुश थी। 2 साल हंसी खुशी बीत गए। तीसरे साल जब दी आई, थोड़ी सुस्त लग रही थी। खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बात छिड़ते ही दी परेशान हो जाती थी। या तो बात बदल देती थी या दूसरे कमरे में चली जाती थी। सुहास जीजू तो बाहर दोस्तों के साथ समय बिता देते थे, लेकिन दीदी को सबकी बातों से दो चार होना पड़ता था। सबको लगने लगा था कि दी बांझ है। सामने कोई कुछ नहीं कहता भी नहीं, लेकिन पड़ोसनें बताती थी कि दी तारीफें अब उनकी सास को अच्छी नहीं लगती थी। उनके गुणों का क्या करें? अभी तक घर में कोई किलकारी नहीं सुनाई दी है। जब यह बातें दी सुनती, उनका चेहरा एकदम मुरझा जाता। आंखों में गहरा सूनापन समा गया था। आंसू तो नहीं दिखते थे, लेकिन पलकें चुगली कर देती थी कि दी रोकर चुकी हैं। सुहास जीजाजी भी परेशान हो जाते थे, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकते थे। बस इतना ही कहा, मम्मी हो जाता है तो ठीक, वरना हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। इसके बाद जब दी छुट्टियों में आई, तो एक रोज माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया। शुभ, तैयार हो जा। क्यों माँ, कहाँ चलना है? डॉक्टर देशराज के यहाँ। मुझे नहीं जाना माँ, कहकर दी रो पड़ी। उन्हें बहुत कुरेदा, लेकिन उन्होंने कारण बता कर नहीं दिया। माँ लाचार हो चुप लगा गई। जब सुहास जीजाजी दी को लेने आए, तो मेरी और छोटे भाई की 1 हफ्ते की छुट्टियां चल रही थी। दीदी की उदासी देख के उन्होंने पिताजी से हम दोनों को साथ ले जाने के लिए कहा। पिताजी ने हामी भरी तो हम चारों दी के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा, जीजाजी के बड़े भाई विकास जीजाजी वहां आए हुए हैं। मुझे और छोटे को देख के वो लोग जरा भी खुश नहीं हुए। हम भी असहज महसूस कर रहे थे। हमें पता होता कि वो आए हैं तो हम नहीं जाते, हम नहीं आते। घर में थोड़ा सा तनाव महसूस किया हमने। दूसरे दिन सुबह कुछ गर्मा गर्म बहस चल रही थी सुहास जीजू और विकास जीजू में, जो हमारे बैठक में पहुंचते ही बंद हो गई। हमने सोचा घर का कोई निजी मामला होगा, हम मेहमान हैं उस घर में, तो हमारे सामने चुप रहना वाजिब ही है। जीजा जी अपनी माता से कहकर हमें शहर घुमाने ले गए। घूम घाम कर एक कैफे में हम लोग कॉफी के लिए गए। जीजा जी के चेहरे पे तनाव था, सुबह अपने भाई के साथ बातचीत का। उन्होंने हमें बताया कि विकास भाई मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। सुनते ही हम भौचक्के रह गए। जीजा जी ने बताया, अभी तक बच्चा नहीं हुआ तो कहते हैं शुभदा को तलाक देकर मेरी साली से शादी कर लें। उन्हें अपनी साली को हमारे गले मढ़ना है, लेकिन जब मुझे कोई तकलीफ नहीं तो मैं क्यों आने लगा उनकी बातों में। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, कमी शुभदा में नहीं है, मुझ में है। माताजी का दिल ना दुखे इस कारण मैं अभी तक चुप था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो आज मैंने माताजी को बता दिया है। और अब शुभदा से कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, शुभदा को बच्चे की ज्यादा चाहत है, वो नियोग द्वारा बच्चा पैदा कर सकती है। बात इतनी बढ़ चुकी होगी इसका हमें सपने में भी अंदाजा नहीं था। दी को ऐसे माहौल में छोड़कर जाने का भी मन नहीं था, लेकिन अभी तो मायके से आई थी, तो तुरंत वापस जाने पर न जाने कितने सवाल खड़े होते मायके में। अभी तक दी जीजा जी की इस कमी को दबे ढके हुए थी मायके में। अब वहां इस बात को उजागर नहीं होने नहीं देना चाहती थी। वह हफ्ता हम मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन मन पर बोझ के कारण दीदी के साथ ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारा, ये जानने के लिए अब दी की सास का व्यवहार उनके साथ कैसा है और अपने जेठ के प्रस्ताव की दी की प्रतिक्रिया क्या है। दी दुखी नहीं आश्वस्त थी। अब जबकि हमें कारण पता चल गया है, तो अब मायके में बच्चे को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। दी की सास कुछ ज्यादा ही सहृदय दिखाई दे रही थी, जो साफ एक्टिंग लग रही थी, और हमें चिंता थी कि हमारे जाने के बाद पता नहीं वो कैसा व्यवहार करेंगी। चलते वक्त दी ने आश्वस्त किया, तुम्हारे जीजा जी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। और देखो, जाते ही माँ को यह खबर मत देना, धीरे धीरे बताना। बड़े भारी मन से हम वापसी के लिए निकले। तो ये थे शुभदा दी के 3 भाग मैंने पढ़े, और आगे की कहानी
मैं अगले भाग में सुनाऊंगी, क्योंकि एक भाग में पूरा करने के बाद उसको ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक से नहीं डाउनलोड हो पाएगा, फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं हो पाएगा शायद। तो देखती हूँ फिर अगला भाग। 3 भाग हुए, आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिएगा और सभी भाग पूरे सुनिएगा।